नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जो अपने प्री BSTC की जो क्लासेस चल रही थी उसी के अंतर्गत नेक्स्ट जो आपके मारवाड़ का इतिहास चल रहा था उसी के अंतर्गत अपन आगे बात करेंगे। तो मैंने मारवाड़ के इतिहास के अंदर इनका आदि पुरुष बता दिया था, साथ में ही राव चुंडा के बारे में बता दिया था, राव दुहड़ के बारे में बता दिया कि दुहड़ कर्नाटक से मूर्ति लेके आया था चक्रेश्वरी माता का, और उसी का ही नाम बदल के क्या किया गया था, नागना गांव में स्थापना की गई थी, इसलिए वो माता नागनेशी माता कहलाती है। उसके बाद आज जो पढ़ेंगे अपन राव जोधा के बारे में पढ़ेंगे, जिसने आपके जोधपुर की स्थापना की थी। तो आज जो अपनी हेडिंग होगी राव जोधा। जोधपुर के जो शासक हैं उनके आगे नाम के आगे राव लगेगा, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी राव शासक मिले वो कहाँ के हैं, जोधपुर के कहलाते हैं। राव जोधा का जो टाइम पीरियड था आपके 1438 से लगाकर 1489 तक था। तो मैं बता सकता हूँ कि 1438 से लगाकर 1489 तक इसने क्या किया था, शासन किया था आपके राव जोधा ने। अब राव जोधा आपके मेवाड़ के अंदर था। जिस समय आपको मैं स्टोरी बताई थी आपको रणमल की, तो रणमल का ये क्या था, पुत्र था, ठीक है ना। तो रणमल की जब हत्या कहाँ की गई, आपके मेवाड़ में। मेवाड़ था, मेवाड़ में क्या कौन था, रहता था रणमल, और उस रणमल की हत्या कहाँ हुई थी, मेवाड़ के अंदर। तो जो इसका पुत्र था जिसका नाम आता है आपके जोधा, जोधा भी कहाँ रहा करता था, आपके मेवाड़ में रहा करता था। लेकिन रणमल की जैसी हत्या हुई तो जोधा यहाँ से भाग गया, और भाग कर एक गाँव आता है काहुनी, बीकानेर के अंदर काहुनी गाँव में क्या ली थी इसने, शरण ली थी। उसके बाद देखो आगे अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इस काहुनी गांव के अंदर शरण ली। फिर कहा जाता है कि जैसे ही वो मंडोर आया तो चुंडा था आपके मेवाड़ का, ठीक है ना, मेवाड़ वाला चुंडा, उसने क्या किया था, आपके मंडोर पर अधिकार स्थापित कर दिया था। तो मंडोर पर अधिकार स्थापित कर लिया, इसलिए जोधा को क्या करनी पड़ी, चुंडा के साथ संधि करनी पड़ी। तो 1453 के अंदर मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में कौन सी संधि होती है, आपके आंवला बावड़ा की संधि। ठीक है, ये सारी बात मेरा आपके मेवाड़ के इतिहास में बताई हुई है। उसके बाद देखो आगे अपन चर्चा करेंगे कि जोधा ने कहा कि संधि होगी, इसने अपनी बेटी थी श्रृंगार कवरी, उसकी शादी किसके साथ कर दी, आपके रायमल के साथ कर दी। और यही इसी के द्वारा क्या, रायमल के द्वारा ही जो श्रृंगार कवरी थी इसके द्वारा गोसुंडी की बावड़ी बनवाई गई थी। गोसुंडी चित्तौड़गढ़ है, और इसी बावड़ी के पास एक अभिलेख लगा हुआ है, गोसुंडी का अभिलेख, ठीक है ना। ये सारी चीज़ आती हैं, ठीक है। टाइमिंग नहीं देखनी, बस इतना ठीक है, गोसुंडी का अभिलेख था, ठीक है ना। आगे देखो अपन और चर्चा करते हैं इसके अंतर्गत। ये सारी बात थी। अब जोधा क्या करेगा, जोधा ने कहा कि यार मैं मंडोर के अंदर तो मैं क्या नहीं हूँ, सुरक्षित नहीं हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो जोधा 1453 के अंदर जाता है जोधपुर में घूमने के लिए। तो आगे मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको। हाँ, उसकी रानी श्रृंगार कवरी ना। तो जोधा घूमने के लिए आपके जाता है जोधपुर, और जोधपुर जाता है जैसे ही जोधा, और उसने एक जगह देखी कि यार भाई साहब यहाँ किला बना दे तो अच्छा है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक पहाड़ी देखी जिसका नाम था चिड़िया टुक पहाड़ी, यह नाम था चिड़िया टुक पहाड़ी। चिड़िया टुक पहाड़ी देखी और इसने कहा कि बस ये पहाड़ी ठीक है, इसके ऊपर मैं क्या बनाऊंगा, दुर्ग बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, दुर्ग बनाऊंगा। जोधा ने कह तो दिया, लेकिन चिड़िया टुक पहाड़ी थी ना, वहाँ पर एक बाबा जी रहा करते थे, चिड़ियानाथ जी, ठीक है ना। और इसी नाम पर इस दुर्ग का पहाड़ी का नाम क्या था, चिड़िया पहाड़ी था। अब बाबा जी से कहा कि बाबा जी यहाँ से चले जाइए, कहीं दूसरी जगह देख लीजिए। बाबा जी ने कहा नहीं, अपन नहीं जाएगा यहाँ से, अपन तो इधर ही रहेगा। तो जोधा ने कहा मैं राजा हूँ यहाँ का, मैं तुम्हें धक्के धक्के निकाल दूंगा, कि निकाल दे। तो ऐसा कहा जाता है कि चिड़ियानाथ जी को यहाँ से निकाल दिया। चिड़ियानाथ जी को चिड़ियानाथ जी जाते जाते कहा अच्छा तो मुझे निकाल रहा है, मैं तुझे शराब देता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ कभी तुम्हारे पोते का मुंह नहीं देखेगी। तो आज भी आपके जो मेवाड़ का इतिहास है, मारवाड़ का जो इतिहास है उसके अंदर पोते का मुंह अभी तक नहीं देखा जाता। मतलब एक बदुआ देकर चले गए थे चिड़ियानाथ जी, गुस्सा आ गया था इसलिए। अब देखो हुआ क्या, तो जोधा ने काम किया 1453 ईस्वी के अंदर जोधपुर के अंदर किस दुर्ग की स्थापना, मतलब नींव दी, मेहरानगढ़ की। अब
कहीं की नींव तो दे दी कि नींव पत्थर वगैरह लगाए जा रहे हैं, काम हो ही नहीं रहा है, तो क्या किया जाए? तो ऐसा कहा गया कि एक बलि दी जाए। किसकी? जीवित बलि, और खुद की मर्जी से व्यक्ति आना चाहिए बलि देने वाला। तो जोधा ने अनाउंसमेंट करवाई कि कोई व्यक्ति है जो स्वयं यहाँ बलि देना चाहता है। तो एक व्यक्ति आता है, राजा राम भांबी। क्या नाम आता है आपके? राजा राम भांबी। तो राजा राम भांबी था, उसकी बलि दी गई। ठीक है ना, जीवित बलि दी गई। और ऐसा कहा गया कि राजा राम के परिवार को मतलब ज़मीनें वगैरह खूब सारी दान में दी थी। किसने? जोधा ने दी थी। ठीक है ना, तो इसकी क्या दी गई? जीवित बलि दी गई। अब कहा कि इस दूर की नींव किसके हाथ से रखाई जाए? तो ऐसा कहा जाता है कि एक देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई थी आपकी करणी माता। तो कहा कि करणी माता से इनकी क्या रखाओ? नींव रखाओ। तो करणी माता द्वारा इसकी नींव रखी गई। किसके द्वारा? करणी माता के द्वारा आपके मेहरानगढ़ की नींव रखी गई। ठीक है ना, करणी माता के द्वारा मेहरानगढ़ की आपकी क्या रखी गई? नींव रखी गई। आगे देखो और बात करते हैं। 1453 के अंदर जो जोधा था, इसने जोधपुर की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, आप अच्छे से याद करना कि जोधपुर की स्थापना कब हुई? 1453। किसके द्वारा की गई? आपके राव जोधा के द्वारा की गई। उसके देखो आगे बात करते हैं। एक बार क्या हुआ कि जोधा जो मेहरानगढ़ बना दिया और आपकी बैठक वगैरह थी उसके अंतर्गत बैठा था। ऐसा कहा जाता है कि जो मीटिंग वगैरह होती थी वहाँ पर जोधा बैठा था। और कहा जाता है कि जोधा का बेटा था बीका और उसका चाचा था कांचल, दोनों भी वहाँ पर बैठे हुए थे। जोधा कुछ बड़ी सी डिस्कस कर रहा था, मतलब बड़ी बड़ी बातों पर, लेकिन अपने बेटे जो बीका था उसका ध्यान उसका मतलब उस बैठक के अंदर नहीं था। सभा बैठी थी भरी हुई, उसके अंदर उसका ध्यान नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि जोधा ने पूछ लिया कि क्या रे बीका, तू और तेरा चाचा मिलकर कोई नई रियासत बसाने वाले हो क्या? तो बीका ने कहा कि अच्छा, इतनी बेइज्जती चाचा की और मेरी। उसने कहा कि लो हम तो यहाँ से चले। तो बीका अपने चाचा कांचल को लेकर यहाँ से चला गया और एक नए राज्य की स्थापना करता है, बीकानेर की। किसकी स्थापना करता है? बीकानेर की। तो मैं कह सकता हूँ कि जोधा का बेटा बीका अपने चाचा कांचल के साथ जोधपुर छोड़कर चला गया। ठीक है ना, और कहाँ चला गया? आपके बीकानेर वगैरह क्षेत्र के अंदर चला गया। ठीक है, उसके बाद देखो जोधा के प्रमुख ये चीज़ें बातें आती हैं। उसके बाद जो नया शासक बनेगा उसके बारे में अपन बात करेंगे। उसके बाद जो नया शासक बनता है जोधा के बाद, उसका नाम आता है आपके मालदेव। ठीक है, वो बीकानेर पढ़ेंगे तो बताऊंगा 1488 ईस्वी में, लेकिन बीकानेर पढ़ो तब लिखना, अब मत लिखो। ठीक है, ये होता है आपके राव जोधा। फिर आता है आपके मालदेव। मोस्ट इंपोर्टेंट शासक आता है मेवाड़ का। ठीक है ना, और काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं इससे। तो इसका जो टाइम पीरियड रहेगा 1531 से स्टार्ट होता है और इसी के समय आपका एक युद्ध होता है, गिरी सुमेल का युद्ध। 1531 से लगा कर 1562 तक इसका क्या रहता है? शासन पीरियड, शासन का समय। ठीक है ना, मालदेव का। अब होता क्या है देखो, मालदेव का जो पिता होता है जिसका नाम होता है गंगा। तो अब आपको याद आनी चाहिए बात सांगा की। सांगा मैंने शायद आपको लिखा है नहीं, कोई नहीं, बता दें। मालदेव का पिता गंगा, क्या था? गंगा। ऐसा कहा जाता है कि गंगा अफीम का बड़ा ही शौकीन व्यक्ति था। मतलब अफीम मतलब भयंकर तरीके से लिया हुआ रहता था भाई साहब। वो क्या ना, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, ऐसी बात। तो गंगा जी हमेशा का किस में रहा करते थे? नशा में रहा करते थे। हुआ क्या कि
एक दिन मालदेव को गुस्सा आया कि यार पापा सब दिन नशा करता है, और मालदेव ने क्या किया, गंगा को सल्टा दिया, मतलब गंगा को मार दिया। तो अपने पिता की क्या कर दी, हत्या। पिता की हत्या करके मालदेव क्या बनता है, शासक बनता है। और ऐसा कहा जाता है कि गंगा जो इसका पिता था उसको सेवकी का युद्ध जिताया था। एक युद्ध हुआ था, सेवकी का युद्ध जिताया था। किसको, अपने पिता को जिताया था, ठीक है ना, सेवकी का युद्ध अपने पिता को जिताया था। मालदेव खानवा युद्ध में भी भाग लेता है। कौन से युद्ध में भाग लेता है, खानवा युद्ध में, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि इसने खानवा युद्ध में भी भाग लिया था। खानवा युद्ध में भाग लिया था। वह घायल सांगा को बचा के लेके आया था। वह घायल सांगा को बचाकर लेकर आया था, ठीक है ना। सांगा घायल हो गया था ना खानवा युद्ध में, तो उसको बचाकर कौन लेके आया था, आपके मालदेव लेके आया था। अब आपसे सवाल पूछेगा, खानवा युद्ध में मारवाड़ का कौन सा शासक ने भाग लिया था? कौन सा शासक होगा, मालदेव नहीं, क्योंकि उस समय राजा कौन था, गंगा। तो शासक राजा कौन है, गंगा। और किसने भाग लिया था, मतलब गंगा के पुत्र मालदेव। मालदेव उस समय क्या था, राजकुमार था। तो भाग तो किसने लिया, गंगा ने, लेकिन गंगा के पुत्र राजकुमार ने, जो आपके मालदेव आता है, उसने भाग लिया था। शासक पूछे तो क्या पूछो, गंगा। और ये पूछे आपको कि किस राजकुमार ने भाग लिया था, तो आपके मालदेव ने भाग लिया था। अब देखो होता क्या है, इसकी माता थी, वो थी पद्मा कुमारी, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कि माता पद्मा कुमारी। ऐसा कहा जाता है कि मालदेव जब राजा बना, मालदेव जब राजा बना उस समय इसके पास केवल 2 परगने थे। 2 परगने थे। परगने का मतलब समझते हो, क्षेत्र। क्या होता है, क्षेत्र। जैसे आपको कोई 2 गांव दिए हुए हैं, तो वो 2 क्या हो गए, क्षेत्र हो गए, ठीक है ना। तो वो क्या हो गए, 2 परगने हो गए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसने कालांतर में 52 युद्ध लड़े, वो 52 युद्ध जीते और 58 परगने जीते। लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, पहले तो लिख लें कौन कौन से परगने थे। एक तो था जोधपुर, और दूसरा जो परगना था वो था आपके सोजत। सोजत कहाँ पड़ता है, आपके पाली। अभी तो मेरे हिसाब से ब्यावर में डाल देंगे, नया जिला बनेगा तो, ठीक है ना। तो क्या थे, 2 परगने थे। कौन कौन से, जोधपुर और सोजत। अब सुना, 2 परगने ही थे, लेकिन यहाँ लिख लो आप, कालांतर में इसने 52 युद्ध लड़े व 58 परगने जीते। अब आपको सवाल पूछेगा एग्जामिनर कि 52 युद्ध व 58 परगनों का विजेता कौन सा शासक था, तो कौन सा था, आपके मालदेव था। ऐसा कहा जाता है कि इसके समय एक युद्ध हुआ था, पाइबा साहिबा का युद्ध, ठीक है ना। कौन सा युद्ध हुआ था, पाइबा साहिबा का युद्ध, जो हुआ था मालदेव और बीकानेर का राजा था जयसिंह का। देख लो आपस में काका बाबा भाई भाई लड़ी रहे हैं, ठीक है ना। तो आज की बात नहीं है, ये पुराना इतिहास चलता आ रहा है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं पाइबा साहिबे का युद्ध। का युद्ध 1541 ईस्वी। इसमें मालदेव जयसिंह कहाँ का था, आपके बीकानेर। और कैसा कहा जाता है कि इस युद्ध के अंदर बीकानेर जयसिंह का पुत्र होता है कल्याणमल। जयसिंह अपने बेटे से कहता है कि बेटा भाग जल्दी शेरशाह सूरी के पास जा और सहायता मांग के आ। तब तक
क्या हो कि मैं युद्ध करता हूँ मालदेव से। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मालदेव ने जयश्री को इस युद्ध के अंदर हरा दिया और मार दिया, ठीक है ना। तो राज जयश्री की इस युद्ध के अंदर क्या हुई, लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। और युद्ध कौन जीत गया, कल्याणमल इसका बेटा, ठीक है ना। युद्ध कौन जीता, आपके मालदेव युद्ध जीत गया। और मालदेव ने बीकानेर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। लिख लो, मालदेव युद्ध जीत गया, युद्ध जीत गया, वह बीकानेर पर अधिकार कर दिया। नोट डाल के लिखना, बीकानेर का प्रशासक कुंपा को सौंप दिया। ठीक है ना, कुंपा को कहा कि तू अपना क्या रख ले, बीकानेर रख ले। हाँ, जता और कुंपा आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। युद्ध आएगा गिरी सुमेल का ना, उस समय अपन और इसके बारे में चर्चा करेंगे। लिखो ये चीज, उसके बाद देखो इसने किन किन लोगों को हराया, थोड़ा सा वो भी लिख लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसने नागौर के दौलत खां को हराया। तो लिखो, नागौर के दौलत खां, जालोर का सिकंदर, ठीक है। फिर आपके यहाँ का जाएगा मेड़ता का बिरमदेव। बिरमदेव के लिए तो क्या हुआ कि एक हाथी था, बिरमदेव से कहा कि हाथी दे दे मुझे। बिरमदेव ने कहा नहीं देगा भाई, तो कहा कि युद्ध कर ले। और ऐसा कहा जाता है कि मालदेव ने इसको हरा दिया। उस हाथी का नाम था दरियाजोश, ठीक है ना। तो कौन से हाथी के कारण बिरमदेव से युद्ध हुआ था, दरियाजोश हाथी कारण विवाद। तो ऐसा कहा जाता है कि ये बिरमदेव और बीकानेर वाला कौन, कल्याणमल, दोनों कहाँ चले गए, शेरशाह सूरी के पास। और शेरशाह सूरी क्या करेगा, इन दोनों के साथ मिलकर मालदेव के ऊपर आक्रमण करेगा। फिर एक आपके 3 तो हो गए। फिर एक आता है आपका बीकानेर का जयश्री, ठीक है ना। लिख लो, बीकानेर का जयश्री। जयश्री को कौन से युद्ध में हराता है, पायबा साहिबा। कब हुआ, ठीक है। फिर आपके भाटी थे जैसलमेर के, जैसलमेर के भाटियों को हराया। और उनसे क्या छीन लिया, फलोदी छीन लिया। ठीक है ना। तो इन सांसों को वो क्या करता है, हराता है। एक आता है सिवाना, सिवाना का डूंगर सिंह था, ये भी लिख लो। सिवाना, सिवाना कहाँ पड़ता है, आपके बाड़मेर में। सिवाने का क्या था, डूंगर सिंह। दुर्ग बताया था ना सिवाना का, ये क्या थी, मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, ठीक है ना। और है, हाँ सबको हराया था इसने, पटक के मारा था। ये तो मालदेव है ना, गिरी सुमेल का युद्ध भी आराम से जीत जाता, लेकिन विश्वासघात हो गया इसके साथ। कैसे होगा वो सारी स्टोरी बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ, कि मैं शेरशाह सूरी कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ठीक है ना। शेरशाह सूरी कहता है इस युद्ध को जीतने के बाद, कैसे जीतता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अब जयश्री का बेटा कल्याणमल और बिरमदेव कहाँ चले गए मदद के लिए, शेरशाह सूरी के पास। तो लिख दो, बिरमदेव व
कल्याणमल, शेरशाह सूरी के पास मदद हेतु चले गए थे। ठीक है ना, कि कल्याणमल किसका बेटा था? राव जयसिंह का। ठीक है ना, और मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार किया तो ब्रह्मदेव भी क्या हो गया था? गुस्सा हो गया था, इसलिए कहाँ चला गया? वो भी शेरशाह सूरी के पास चला गया। ठीक है ना, अब होगा क्या, सुनो। मालदेव व हुमायूं के संबंध, हेडिंग डाल देना। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पटक पटक के मार के वहां से दिल्ली से निकाल दिया। ठीक है ना, दिल्ली प्रशासन किसका हो गया अब? शेरशाह सूरी का। ठीक है ना, तो अब हुमायूं भटक रहा है, दर की क्या खा रहा है? ठोकरे खा रहा है। तो हुमायूं ने कहा किसके पास जाता हूँ मैं, सहायता कर लेगा, तो मालदेव के पास आ गया था। देखो, ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं शेरशाह सूरी से हारकर राजस्थान होकर जा रहा था, तो उसने जोगी तीर्थ पर मालदेव से मुलाकात की। वह मालदेव ने इसको बीकानेर परगना देने की बात की। बीकानेर देने की बात की, परंतु हुमायूं अपने गुरु मुल्ला शेख के कहने पर मालदेव की बात पर भरोसा नहीं किया और यहाँ से चला गया। ठीक है ना, लिखो। मुल्ला शेख नहीं, मुल्ला मूर्ख, सुर्ख। ये क्या था अपना, इसका क्या था? गुरु था, पुस्तकालय का एक अध्यक्ष हुआ करता था मुल्ला शेख, और उसके कहने पर क्या हुआ? वो यहाँ से चला गया। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद देखो, हुमायूं ने 3 दूत भेजे थे किसके पास? मालदेव के पास। उनके नाम भी लिख लेते हैं। हुमायूं ने मालदेव के पास अपने 3 दूत भेजे थे। ठीक है ना, कितने दूत भेजे उसने? 3। सबसे पहला आता है मीर समंद, ठीक है ना। दूसरा आता है अतक खा, मीर समंद। दूसरा आता है अतक खा। तीसरा आता है रायमल सोनी। इन तीनों को कहाँ भेजा? आपके मालदेव के पास, सहायता के लिए।
तो मालदेव ने बिल्कुल कहा हम आपकी सहायता करेंगे, आपको क्या दे देंगे, बीकानेर दे देंगे और आपको सेना की सहायता भी देंगे। लेकिन उसका गुरु था, जो पुस्तकालय का अध्यक्ष था मुला सुर्ख, उसके कहने पर वो वहाँ से चला गया। अब देखो, यदि हुमायूं यहाँ पर थोड़ी सी समझदारी दिखाना था ना, तो शायद शेरशाह सूरी को मालदेव और हुमायूं मिलकर क्या कर देते, हरा देते, और शेरशाह सूरी कभी युद्ध जीतता ही नहीं। लेकिन शेरशाह जो आपका हुमायूं था, उसने मालदेव की बातों पर भरोसा नहीं किया। अब आएगा आपके गिरी सुमेल का युद्ध। हेडिंग डालो, गिरी सुमेल का युद्ध। पाँच जनवरी 1544, याद रखना, डेट पूछी जाएगी। अब देखो, इसके सेनापति, मालदेव के सेनापति, करना था आपके जेता व कुंपा। कुंपा को कहाँ का प्रशासक बनाया था, बीकानेर का बनाया ना, ठीक है। फिर शेरशाह सूरी के लिख लेते हैं। दो ही व्यक्ति थे, कौन गए थे इसके पास मदद के लिए, कल्याणमल, और दूसरा क्या था, बीरमदेव। ठीक है, कल्याणमल बीकानेर और बीरमदेव मेड़ता। अब देखो होगा क्या, वो सुनना थोड़ा सा। युद्ध की स्थिति हो गई भयंकर तरीके से कि अब तो क्या होगा, युद्ध करना ही है। ऐसा कहा जाता है कि शेरशाह सूरी की इतनी औकात नहीं थी कि वो मालदेव के ऊपर क्या कर दे, आक्रमण कर ले, क्योंकि उसके पास भयंकर सेना थी आपके मालदेव के पास। शेरशाह सूरी ने दिमाग लगाया। शेरशाह सूरी ने क्या किया, रात को सारी सेनाएं वगैरह बैठी थी, तो अपने विश्वास पात्र लोगों को बुलाया और कहा कि जो जेता व कुंपा है ना, उनके जो शिविर बने हैं उनके आगे क्या फेंक दो, तुम जाली पत्र फेंक दो और कह दो कि जेता और कुंपा ने तो शेरशाह सूरी से हाथ मिला दिया, युद्ध होगा तो वो किसको कर देगा, मालदेव को गिरफ्तार करके हमें सौंप देगा। ये का ये लेटर भेज दिया कहाँ पर, मालदेव के जो जहाँ मालदेव का शिविर लगा हुआ था। मालदेव सुबह उठा, मालदेव ने उठते देखा कि अच्छा, मतलब अपने तो सेनापति अपने साथ नहीं है तो युद्ध तो कैसे जीतेंगे। और मालदेव वहाँ से सुबह सुबह अपनी सेना लेकर वापस निकल जाता। ऐसा कहा जाता है कि मालदेव अपनी पूरी सेना लेकर यहाँ से वापस निकल गया और जेता और गुंपा के पास सिर्फ सेना रही 3000 की। कितने हज़ार की सेना रही, जब जेता और कुंपा को ये पता चला कि हमारा राजा को हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं है और विश्वासघात का आरोप किनके ऊपर लग गया है, जेता और कुंपा के ऊपर। और ऐसा कहते हैं कि जेता और कुंपा ने इतनी भयंकर तरीके से युद्ध किया कि मालदेव हारने की स्थिति आई है, शेरशाह सूरी हारने की स्थिति में आ गया। 3000 सैनिकों के साथ जेता और कुंपा ने इसकी हालत ख़राब कर दी। किसकी, शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी ने कहा अरे भाई डब जाओ, अब मेरा जीतना थोड़ा मुश्किल है, एक काम करो, आखिरी समय आ गया मेरा, मैं थोड़ा सा इसको अल्लाह को याद कर लेता हूँ कि मेरे नमाज का टाइम हो गया, मैं नमाज पढ़ लेता। तभी ये नमाज पढ़ता पढ़ता कहता है कि हे अल्लाह, धूड़ खाने वेगी, मैं अटा आक्रमण करने वास्ते आई गया कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ठीक है ना। अब भगवान से कहता है कि बस अब से कभी आक्रमण नहीं करूँगा यहाँ पर, कैसे भी करके एक बार बचा ले मुझे। ऐसा कहता है कि उसने ये तपस्या की भयंकर तरीके से। ठीक है ना। तो जलाल खां जलवानी एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है जलाल खां जलवानी। ये एक और नई सेना लेकर आता है। नई सेना आ गई तो शेरशाह सूरी के अंदर क्या आ गया, जोश आ गया और शेरशाह सूरी इस युद्ध के अंदर
जीत जाता है। तो किसकी सहायता से जीतता है? जलाल खां जलानी की सहायता से क्या हो जाता है? शेरशाह सूरी इस युद्ध के अंदर जीत जाता है और मेवाड़ जो आपका जोधपुर होता है उसके ऊपर अधिकार स्थापित कर देता है। मालदेव कहाँ चला जाता है? सिवाना चला जाता है। ठीक है ना। तो लिख सकते हैं इसके बाद कि इस युद्ध में शेरशाह की विजय हुई, शेरशाह की विजय हुई। मालदेव सिवाना चला गया, सिवाना चला गया। सिवाना बताया हुआ है ये क्या है? आपके मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, बाड़मेर। ठीक है ना। जैसे ही मुश्किल का समय आता था वो भागकर कहाँ चले जाते थे? सिवाना चले जाते थे। ठीक है ना। शेरशाह सूरी की विजय हुई, शेरशाह सूरी ने जोधपुर अधिकार कर लिया। लिख लो ये चीज़ लिखी, उसके बाद लिखा तो यहाँ देखिए शेरशाह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया, जोधपुर पर अधिकार कर लिया हुआ। जोधपुर का प्रशासन खवास खां को दिया, खवास खां को सौंपा। ठीक है ना। जोधपुर का प्रशासक किसे बनाया? खवास खां को। ठीक है ना, याद रखना खवास खां। लेकिन कुछ समय बीता और मालदेव ने पुनः जोधपुर पर अधिकार स्थापित कर लिया। कल्याण कहाँ का था? बीकानेर। तो कल्याण को बीकानेर दे दिया। विरमदेव कहाँ का था? मेड़ता। तो मेड़ता उसको वापस दे दिया। तो अब जोधपुर से क्या करेंगे? ठीक है ना। वहाँ के थे, वहाँ का राजा वापस बना दिया इसको। तो फिर ये क्या करेंगे इसका? इसके लिए वापस किसको दे दिया? खवास खां को दिया। किसको दिया? जता और कुंपा वीरगति को प्राप्त, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। यदि मालदेव अपने सेनापति पर भरोसा करता तो युद्ध कौन जीत जाता? मालदेव। तभी कहते हैं कि किसी की बताई हुई बात पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। खुद के जो विश्वास पात्र लोग होते हैं उनके ऊपर हमेशा भरोसा करना चाहिए। अब देखो आगे क्या होता है। मालदेव ने पुनः कुछ समय बाद जोधपुर पर अधिकार कर लिया। कर दिया। इस बार मालदेव ने बीरमदेव व कल्याणमल से उनके छत्र नहीं छीने। ठीक है ना। क्योंकि देखो मालदेव ने क्या किया? सब लोगों को जीत लिया। तो मालदेव के सारे क्या हो गए थे? दुश्मन हो गए थे। आसपास में जो भी थे सारे मालदेव के क्या हो गए थे? आपके दुश्मन हो गए। अब देखो यदि मालदेव बीरमदेव व कल्याणमल से उनके राज्य नहीं छीनता तो उनके साथ क्या बना सकता था? दोस्ती बना सकता था। और दोस्ती होती तो क्या होता था? किसको? शेरशाह सूरी को आसानी से हरा सकता था। क्योंकि शेरशाह सूरी जीता किस वजह से? बीरमदेव और कल्याणमल से। क्योंकि इनको सब पता था कि राजपूत किस प्रकार से लड़ते हैं, उनकी सैनिक व्यवस्था कैसी होती है, सारी चीज़ इनको क्या थी? पता थी। इसके कारण वो हार गया। और क्या है कि यदि मालदेव, ये भी लिख लो, यदि मालदेव शेरशाह सूरी की बातों में नहीं फंसता, सूरी की बातों में नहीं फंसता, में नहीं आता, युद्ध जीत जाता। ठीक ना। यदि उनकी बातों में नहीं आता ना तो क्या होता? वो युद्ध आसानी से जीता जाता। ये आता है आपका कौन सा? गिरी व सुमेल का युद्ध आता है। उसके बाद देखो थोड़ी सी और बात करते हैं कि इसकी शादी कहाँ पर हुई थी, एक उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देख ले
अब आती है आपके उमादे। उमादे के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उमादे थी आपकी जैसलमेर की राजकुमारी। कहाँ की राजकुमारी थी? तो लिख सकते हैं अपन जैसलमेर की राजकुमारी उमादे। हुआ क्या, जैसलमेर का राजा था लूणकरण। क्या नाम था आपके? लूणकरण। तो वो भी लिख लेते हैं। एक उसमें लिख लेना है ना कि वो स्लोगन है उसका कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बासात खो देता। लिख लो उसके ऊपर, थोड़ा सा ऊपर लिख लेना कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बासात खो देता। किसने कहा? शेरशाह सूरी ने। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बासात खो देता, शेरशाह सूरी। हाँ, अब सुनना थोड़ा उमादे के बारे में। हुआ क्या कि मालदेव के द्वारा लगातार जैसलमेर के ऊपर क्या किए जा रहे थे? आक्रमण किए जा रहे थे। अब लगातार यदि किसी क्षेत्र पर आप आक्रमण करोगे तो कभी ना कभी तो वहाँ का राजा क्या होगा? तंग होगा आपसे। तो लूणकरण को उसके जो सेनापति वगैरह थे उन्होंने उनको समझाया कि यार ये तो खोड़ीला आदमी है, लगातार अटैक कर रहा है, सैनिक मर रहे हैं, क्या करें? तो उसने कहा कि ये काम करते ना, इसकी शादी करवा देते अपनी राजकुमारी से। अब शादी हो जाएगी तो फिर आक्रमण थोड़ी करेगा। तो लूणकरण का अच्छा इस डाकी आदमी से और मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊँ? बिल्कुल नहीं करवाऊँगा। तो साथ वालों ने कहा कि यार करवा दो, नहीं करवाओगे तो लगातार क्या करेगा? वापस आक्रमण करेगा। लूणकरण ने कहा अच्छा ठीक है मान जाता हूँ, लेकिन जैसे ये शादी करने के लिए आएगा मैं इसको मार दूंगा, कि बस आप जो करना है वो कर देना, बस एक बार शादी करवा दो। तो मालदेव के लिए रिश्ता भेजा गया, आपके लूणकरण के द्वारा मालदेव के लिए रिश्ता भेजा गया। जैसलमेर से जोधपुर रिश्ता आया। मालदेव ने देखी राजकुमारी की फ़ोटो वगैरह तो राजकुमारी पसंद आ गई। मालदेव का अच्छा ठीक है, दिखने में भी शादी कर लेंगे, अपन को क्या है, अपन को कोई तकलीफ नहीं है। मालदेव ने हाँ भर दी। मालदेव ने कहा कि शादी करने कब आऊँ? फटाफट, भाई को इतनी जल्दी थी कि जल्दी आ जाना, बस टाइम मिले तब आ जाना। तो मालदेव शादी के लिए वापस कहाँ चला जाता है? आपके जैसलमेर चला जाता है। अपने साथ 3-4 राठौड़ लोग होते हैं, उनको साथ में लेकर जाता है, मतलब अच्छी खासे लोग साथ में लेकर जाता है। अब हुआ क्या कि लूणकरण वह उनकी पत्नी क्या होती हैं कि आपस में बातें कर रहे होते हैं, ठीक है ना। लूणकरण व पत्नी, इसकी जो पत्नी होती है आपस में क्या करती है? बातें करती है। लूणकरण कहता है कि जैसे ही मालदेव आएगा मैं उसको मार दूंगा। पत्नी कहती है कि अरे वो अपना जवाई है, ऐसे ही मार दोगे, बेटी का घर उजड़ जाएगा। मुझे नहीं पता कितना डाकिया आदमी है, उसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पत्नी और पति आपस में बात कर रहे थे। ये बात सुन ली किसने? आपके उमादे ने। किसने सुन ली? उमादे। उमादे, देखो राजपूतों के अंदर एक चीज़ होता है कि सगाई हो गई तो मतलब आधी शादी हो गई, ठीक है ना। राजपूतों में विधवा विवाह भी नहीं होते, मतलब बहुत कम होता है कि विधवा विवाह होते हैं। मतलब अब तो मतलब ये चीज़ें आगे कोर्ट वगैरह इसकी वजह से होता है। लेकिन देखो हुआ क्या कि जो पति और पत्नी आपस में बात कर रहे थे आपके उमादे के, और क्या रहता है कि जैसे ही यहाँ पर मालदेव आएगा हम मालदेव को क्या कर देंगे? मार देंगे। ये बात सुन लेती हैं आपके इनकी जो पुत्री होती है जिसका नाम क्या होता है? उमादे। तो उमादे क्या करती है? उमादे अपने पति को क्या भेजती है? संदेश भेजती है और कहती हैं कि जी सुनो कि जो हमारा पापा और मम्मी है नहीं, वे थाने मार दे, कि जैसे ही शादी करने के लिए आओगे यहाँ पे मेरे पापा और मम्मी क्या कर देंगे? आपको मार देंगे। मालदेव का अच्छा ऐसे प्लानिंग चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मार तो ऐसे ही नहीं सकते थे, लेकिन अब मैं सावधान हो गया। तो मालदेव जैसे ही शादी के लिए आता है और
मंडप में बैठता है शादी के लिए। अपने साथ में मालदेव 2-3 राठौड़ मजबूत बॉडीगार्ड राठौड़ होते हैं, उनको लेकर आता है। मालदेव उनको कहता है कि बस जो लूणकरण है ना उसको बाहर ला के रखना है, बाकी सब मैं संभाल दूंगा। तो जो राठौड़ वगैरह होता है साथ में, वो लूणकरण को पकड़ के लेके आते हैं बाहर। लूणकरण कहते हैं कि लो यार, आज तो बेटे की शादी है, दारू हारू पी लो, थोड़ा सा नशा सा कर ले, शराब पी लेते हैं। अब लूणकरण कहे कि मेरे बेटी का कन्यादान करना है, मुझे तो वापस जाना है। कि अरे कन्यादान तो भाई, चाचा, ताऊजी वगैरह ये सब कर दी, होता है वो तो चीज़, ठीक है ना, वे कर देते हैं, टेंशन ले वाली जरूरत को नहीं। लूणकरण के नहीं, मेरे बेटे का कन्यादान में नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लूणकरण को यहाँ बैठा के आराम से मतलब शराब वराब पिलाई ज़बरदस्त तरीके से। अब लूणकरण जैसे ही अंदर पहुँचा, देखा कि मालदेव की तो क्या हो गई, शादी हो गई। अब लूणकरण कहा कि मरने दो भाई, अब तो क्या ही मारा, अब तो जवां ही हो गया, तो मालदेव को मारा नहीं। अब जैसे ही शादी होके जा रहे थे, तब अपनी पुत्री थी इसकी, उमादेवी से पूछा कि बेटी शादी तो कर दी मैंने तेरी, अब तेरी कोई आखिरी इच्छा हो, यदि कुछ चाहिए मुझसे तो मांग ले। तो उसने कहा कि बाबा मेरे साथ मेरी एक दासी है, उसको मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, जिसका नाम था भारमली। अपन कहा ठीक है बेटी, तेरी इच्छा, तुझे लेके जाना है तो लेकर जा। तो उमादेवी के साथ कौन आ गई, भारमली आपके हाथ जाती है जोधपुर। उसके बाद देखो आगे चर्चा करते हैं। अब उमादेवी के साथ कौन आ गई आपके, भारमली। कहाँ पर आ गई, जोधपुर, ठीक है ना, कहाँ आ गई, जोधपुर, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि उमादेवी थी ना, उमादेवी जो खूबसूरत थी दिखने में, वैसे वैसे भारमली भी क्या थी, खूबसूरत थी। तो मालदेव जी रूम में आए, भारमली वहाँ बैठी थी, और मालदेव जी ने भारमली को ही क्या समझ लिया, उमादेवी समझ लिया, और उसके साथ ही रह लिया। अब ये बात पता चली उमादेवी को, उमादेवी का हुआ माथा खराब। उमादेवी उसी रात में कहाँ क्या हो गई, रूठ कर चली गई। और इसलिए कौन से नाम रानी के रूप में फेमस हुई, रूठी रानी के रूप में फेमस हुई, ठीक है ना। शादी के पहले दिन ये क्या हो गई थी, रूठ गई और यहाँ से चली गई, ठीक है ना। इसलिए किसके रूप में फेमस हो गई, आपके रूठी रानी के रूप में फेमस हो गई, ठीक है ना। किसकी वजह से सारे कांड हुए, भारमली की वजह से। अब हुआ क्या कि उमादेवी तो यहाँ से चली गई। ऐसा कहता है कि मालदेव ने इन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन ये माने नहीं, ठीक है ना, यहाँ से चले गए। और ऐसा कहा जाता है कि अपने दत्तक पुत्र को गोद लिया, राम सिंह को, और वो कहाँ चली गई, गुंदोज चली गई। तो कह सकते हैं हम, राम सिंह को गोद लिया वह गुंदोज चली गई, ठीक है ना। ये बात आती है यहाँ पे। अब समय बीता। अब मालदेव कहे कि यार वापस लेके आओ ना रे उमादेवी को। कि कौन लेकर आएगा, कि ईसरदास जी लेके आएंगे। तो ईसरदास जी को कहाँ भेजा, ईसरदास जी को भेजा आपके उमादेवी को लाने के लिए। ईसरदास जी गए, उमादेवी को समझाएं कि आप आओगे, बड़ी रानी हो, ठीक है, कि बड़ी रानी हो और आपको अच्छा खासा सम्मान मिलेगा। उमादेवी राजी हो जाती है। उमादेवी अच्छा, ऐसी क्या कि गलती तो होती रहती है, माफ़ कर देता है, क्या फ़र्क पड़ता है। उमादेवी वापस यहाँ से रवाना हो गई। लेकिन बाकी रानियों को ये पता था कि यदि उमादेवी आ गई तो उनकी इमेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बाकी रानियों ने आसानंद जी को भेजा। किसको भेजा, आपके आसानंद जी को। और आसानंद जी से कहा कि उमादेवी को समझाओ, कैसी रानी है, एक बार चली गई तो वापस आएगी, सम्मान क्या रहेगा उनका। आसानंद जी गए यहाँ से, और आसानंद जी ने जाकर वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से दोहे बोलने शुरू किए। उन्होंने कहा कि मान रखे तो प्यूँ तजे तो मान, दो गेंद वधु एक ही खंबे रखे मान। कि एक ही चीज़ रखी जा सकती है, या तो पति मिल सकता है या वो मान मिल सकता है। उमादेवी को बड़ा ही ईगो फील हुआ। उमादेवी ने कहा अब अपन यहाँ से नहीं जाएंगे। उमादेवी से वापस चली गई। ऐसा कहता है कि उमादेवी जोधपुर आई नहीं।
ठीक है, तो ईसादास जी और आसानंद जी की ये कहानी आती है। अब भारमली काफ़ी समय हो गया यहाँ पर यार, भारमली ने कहा ये जी सुनो कि दुश्मनी हो गई जैसलमेर वालों से, मुझे जैसलमेर भी जाना है वापस। मालदेव ने कहा अच्छा भाई क्या होता है, टेंशन लेने की ज़रूरत कहाँ है, जाओ आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई तुम्हें कुछ बोले तो सीधे ही अपना नाम ले लेना। तो मालदेव ने लेटर भेजा और भारमली को कहाँ भेज दिया, आपके जैसलमेर भेज दिया। अब हुआ क्या देखो सुना, अब जैसलमेर भेज दिया और ऐसा कहते हैं कि भारमली वहाँ गई और वहाँ का जो राजा था वो भारमली को देख के वो भी क्या हो गया, भारमली से इम्प्रेस हो गया। अब वहाँ की रानियों का दिमाग खराब, रानी कहे कि ये अपने दोस्त का घर तो तोड़ के आई है, अब हमारा घर और तोड़ देगी। तो किसी रानी का एक भाई था, उस रानी ने क्या किया, अपने भाई को मैसेज किया कि भाई देख घर टूट जाएगा मेरा, पता नहीं ये कहाँ से आ गई है, तू एक काम कर, तू जल्दी आ जा। तो उस भाई का नाम था बागा। क्या नाम था, बागा। तो बागा आता है कहाँ पर, जैसलमेर, और पूछता है कौन है भाई, भारमली। देखता है बाकी ठीक है यार, कल मैं जाऊँ ना बहन, तब कहना कि टीका वगैरह करने के लिए भारमली को भेज देना। कि ठीक है भेज देंगे। तो जैसे ही बागा जाने लगा, भारमली को कहा कि तुम टीका वगैरह कर लो। रानियों ने कहा कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ तुम ही कर दो। भारमली गई और बागा भारमली को उठा के अपने पीछे बैठा कर यहाँ से लेकर चला जाता है। अब कि जैसलमेर वाला राजा वैसे ही बैठा रहा। अब ये बात पता चलती है मालदेव जी को। मालदेव जी को पता कि अच्छा भारमली भी चलेगी, उमादेव भी चलेगी, दोनों चले गए। क्या अच्छा ऐसे कैसे हो गया। तो एक काम करो, अरे कौन था जो उमादेव आ रही थी तब दोहे बोल रहा था, वहाँ सुन रहा था मैं कि ये आसानंद जी थे। कौन थे, क्या आसानंद जी। बुला के लेके आसानंद जी को, आसानंद जी को दरबार में बुलाया। क्यों आसानंद जी, दोहे ज़्यादा आने लगे कि आजकल। आसानंद जी का नहीं साहब, ऐसे ही बोल दिए। ऐसे बोल दिए तब भारमली को लेके आओ, उमादेव तो तुमसे लाई नहीं गई, अब भारमली को लेके आओ। आसानंद जी किसको लेने गए, भारमली को। भारमली को लेने के लिए आसानंद जी जैसे ही यहाँ से निकले और ये बात पता चलती है बागा को, और बागा क्या करता है, सामने जाके आपके आसानंद जी का स्वीकार मतलब सम्मान करता है। मतलब इतनी अच्छी तरीके से इनकी सेवा करता है ना कि आसानंद जी तो हमेशा के लिए किसके पास रह जाते हैं, बागा के पास ही रह जाते हैं, वापस लौट कर आते ही नहीं है। बागा का नाम रटाई उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, ये सारी बात आती है। इसके बाद देखो थोड़ी सी चीज़ें वो लिखा देता हूँ मैं। मालदेव के दरबार में विद्वान, दरबारी विद्वान, ठीक है ना, मालदेव के दरबारी विद्वान। सबसे पहले लिख लेते हैं आप आसानंद जी। आसानंद ने एक लिखा था बागा भारमली का दोहा, दोहा, ठीक है। उमादेरा कवित, यही होगा शायद, उमादे भटियानेरा कवित, उमादे भटियानेरा कवित। ठीक है ना, ये चीज़ें आती हैं इनकी। और एक है गोगाजीरी पेड़ी, गोगाजीरी पेड़ी, ये किसकी थी, आपकी रचना है आसानंद जी। सीधी बात है, बागा भारमली के पास रह रहा है तो बागा भारमली के लेके लिखेगा, उनके ऊपर कुछ ना कुछ तो लिखे गए। फिर आते हैं ईसादास जी। ईसादास जी को थे, उसको किन को लेने के लिए भेजा था, आपके उमादेव को लेने के लिए भेजा। ईसादास जी ने लिखा हाला झालारी कुंडलिया, हरिरस और देवरस। तो ईसादास जी हाला झालारी कुंडलिया, हाला झालारी कुंडलिया, हरिरस, देवरस, ठीक है ना, ये इनकी क्या थी, आपके ईसादास जी की रचना थी। हरिरस थी वो कृष्ण भगवान पे थी, और जो देवरस थी आपके, ठीक है ना, माता पर थी। ठीक है ना, हाला झालारी कुंडलिया को सुर सत्सई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुर सत्सई। ठीक है, ये प्रमुख रचना किसकी आती है, दोनों की आती है। ये मालदेव के दरबारी विद्वान थे। अब मालदेव की प्रमुख कौन कौन से किले बनाए थे उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, और उसके बाद अपने पुत्रों को कौन कौन से राज्य देते हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर आपके मालदेव हो जाएगा कंप्लीट। ऐसा कहा जाता है कि मालदेव ने रिया,
मेड़ता, पोखरण व सोजत दुर्ग का निर्माण कराया। सोजत दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, ये किसने कराया था? आपके मालदेव ने करवाया था। और इसकी प्रमुख उपाधियाँ, इसकी प्रमुख उपाधियाँ, ठीक है। एक तो इसे हस्मत वाला राजा कहते हैं, फारसी इतिहासकार थे उसने कहा था। ठीक है ना, तो एक तो हिंदू बादशाह, दूसरा था आपके हस्मत वाला राजा। हस्मत वाला राजा इसका मतलब होता है वैभवशाली। किसने कहा था? फारसी इतिहासकारों ने। ठीक है। इसके प्रमुख पुत्र, इसमें सबसे बड़ा आता है राम, गुंदोज दिया था। राम को क्या दिया? गुंदोज। फिर आता है उदयसिंह, मोटा राजा उदयसिंह। फड़ौदी। फिर आता है आपके चंद्रसेन, इसको जोधपुर दिया था भाई, इसको राजा बनाया। ठीक है ना, अपने तीसरा नंबर का पुत्र था, उसको क्या बनाया? राजा बनाया। चौथा था रायमल, रायमल को दिया सिवाना। क्या दिया? सिवाना का दुर्ग। ठीक है ना, इस प्रकार से इसने अपने राजा किसको बनाया? चंद्रसेन को राजा बनाया। झाला रानी के प्रभाव के कारण इसने किसको राजा बना दिया? आपके चंद्रसेन को राजा बना दिया। इस प्रकार से आपके हो जाता है मालदेव खत्म हो जाता है। ठीक है, इससे बाद आपके सवाल आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। उसके बाद कल अपन पढ़ेंगे चंद्रसेन। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका, ऐसे ही बने रहे साथ में।